यार पाकिस्तान की आर्मी की एक्सरसाइज कमाल की बात है सब। ये कैसे हो सकता है? और इंडिया और पाकिस्तान की आर्म की कुछ उनकी जो टुकड़ियों का एक मंच पे होना, हालांकि इसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों में कुछ सुधार होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। एक बात तो है कि अभी भी अगर देखा जाए, सपोज करो कि पीपल टू पीपल जो होता है, और वो कॉन्टेक्स्ट अभी भी इतने बुरे नहीं हैं। सब कुछ तो आप बेच के जा रहे हो साहब, हिंदुस्तान से खरीद के क्या ले गए आप? कुछ नहीं ले गए। ये बड़ी दिक्कत है। वो कहते हैं कि आपके लोग आए हमारे मेडिकल कॉलेज में पढ़े, तो यहां माल कौन बेच रहा है? ये माल भी रशिया बेच रहा है। तो मेडिकल कॉलेज किसके चलेंगे? उनके चलेंगे। फीस किसको मिलेगी? पैसे किसको मिलेंगे? रशिया को मिलेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है भाई? सब कुछ तो हमसे जा रहा है। यार पाकिस्तान की आर्मी की एक्सरसाइज कमाल की बात है सब। ये कैसे हो सकता है? और इंडिया और पाकिस्तान की आर्म की कुछ उनकी जो टुकड़ियों का एक मंच पे होना, ये एक्चुअली एससीओ फ्रेमवर्क है। इसमें ईरान के अंदर काउंटर टेररिज्म ड्रिल में ये चल रही है सारी की सारी, और उसमें भारत की सेना की टुकड़ी भी है, और इकट्ठा ये काउंटर टेररिज्म का ये अभ्यास चल रहा है, और ईरान में हो रहा है। ईरान के साहंद के अंदर ये हो रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंतर्गत एंटी टेररिज्म ये एक किस्म की एक्सरसाइज है। हालांकि इसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों में कुछ सुधार होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन ये दरअसल अभी हुआ है, और वहाँ पे सभी जो 10 मेंबर कंट्री है, ईरान, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसमें सभी लोग ले रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जो सेना की टुकड़ियां हैं, आर्मी की टुकड़ियां हैं, वो भी इसके अंदर भाग ले रहे हैं। लेकिन एससीओ का मंच एक ऐसा मंच है जहां पर कई बार एक जॉइंटली काम करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, वहां भी कई देशों के जो सोल्जर्स होते हैं वो उनकी टुकड़ियों में काम करते हैं। उसमें नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान से तो काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ जाती है। तो अपने आप में ये कम से कम ये होता है कि लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। और एक बात तो है कि अभी भी अगर देखा जाए, सपोज करो कि पीपल टू पीपल जो होता है, और वो कॉन्टेक्ट्स अभी भी इतने बुरे नहीं हैं। बांग्लादेश के साथ सरकारों के कॉन्टेक्ट खराब है, लेकिन बांग्लादेश के लोगों के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। नेपाल की सरकार के साथ भी इतना कंफर्टेबल इंडिया नहीं था, लेकिन नेपाल के लोगों के साथ रिलेशनशिप बहुत स्वीट है। तो सरकारों के साथ रिश्ता होना एक चीज होती है, और लोगों का जो रिश्ता होता है पीपल टू पीपल, वो एक अलग चीज होती है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। लोगों का ज्यादा करके पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी एक्सरसाइज होती है, थोड़ी स्ट्रेंज होती है, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सम टाइम आप आमने सामने आ जाते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि आपकी इंडिविजुअल लाइफ के अंदर कभी आपकी किसी से दुश्मनी हो, और फिर आपके सामने आ गए, किसी फंक्शन के अंदर आप मिल गए, तो आपको हेलो हाय भी करना पड़ जाता है। लाइफ इज लाइक दैट। तो कहते हैं चलता रहता है। इसके बाद रशिया जो है भारत को पोर्टेबल न्यूक्लियर प्लांट्स भी देने जा रहा है। स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, और इससे भी एक साझेदारी खुलेगी। उससे दूर दराज के जो एरियाज हैं वहाँ पर भी एक साफ सुथरी बिजली को पहुँचाने में मदद मिलेगी। एक स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि इसका मतलब क्या है। थोड़ा बहुत डिप्लोमेसी का मुझे भी पता है। इंडिया और यूएसए के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। अब कहते हैं कि हम इसको उठाकर ऊपर ले गए हैं। अब ये स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है। ये शब्दों की हेराफेरी है साहब, इसके अंदर कुछ नहीं है। मुश्किल शब्दों का उपयोग करके साहब आप दुनिया को इम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर कोई सब्सटेंस भी तो होना चाहिए। अब ये पोर्टो न्यूक्लियर हो, या मिलिट्री वेयर हो, या फिर आपको तेल बेचना हो, या फिर आपको फर्टिलाइजर बेचना हो, सब कुछ तो आप बेच के जा रहे हो साहब। हिंदुस्तान से खरीद के क्या ले गए आप? कुछ नहीं ले गए। ये बड़ी दिक्कत है। वो कहते हैं कि आपके लोग आए हमारे मेडिकल कॉलेज में पढ़े, तो यहाँ माल कौन बेच रहा है? ये माल भी रशिया बेच रहा है। तो मेडिकल कॉलेज किसके चलेंगे? उनके चलेंगे। फीस किसको मिलेगी? पैसे किसको मिलेंगे? रशिया को मिलेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है भाई? सब कुछ तो हमसे जा रहा है।
एक्चुअली सारी की सारी डील जो है ना एक तरह से वन वे ट्रैफिक हो गया, जहाँ पे सारा माल रशिया बेच रहा है और हम खरीद रहे हैं। सब लोग हमारे पास आते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, डॉलर है इंडिया के पास। डॉलर है तो सबको दिखाई देता है, इसके बाद डॉलर है, इसको माल बेचो। अमेरिका भी बेचना चाहता है, फ्रांस बेचना चाहता है, ब्रिटेन बेचना चाहता है, यूरोप बेचना चाहता है, जापान और ऑस्ट्रेलिया बेचना चाहते हैं, कोरिया बेचना चाहता है, चाइना भी बेचना चाहता है साहब। सबको पड़ी है कि यार इंडिया को माल बेचो, पैसे हैं उसके पास, पैसे ले लो उसको। क्या कहा जाए। एक और खबर है, वो है हमारी बांग्लादेश से, और खबर है खुलना। एक खुलना सीट है वहां पर, ये बड़ी चर्चा में, खुलना 1 सीट जो है बड़ी चर्चा पे है। वहां पर कट्टर एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जमायत इस्लामी, जो शेख हसीना के टाइम में बैन थी। इन्होंने खुलना 1 में एक हिंदू उम्मीदवार उतारा है। एक्चुअली हिंदुओं की संख्या काफी है, करीब 10% पॉपुलेशन हिंदू हैं बांग्लादेश के अंदर। अब ये सुर्खियां बटोरी जा रही है साहब यहाँ पर। ये क्या हो रहा है अल्टीमेटली कि इस सीट पर जो हिंदू वोट्स हैं वो काफी डिसाइसिव वोट होते हैं। तो खुलना 1 की 2 सीटें हैं, इसमें डाकोप और बटिया घाटा। अब यहाँ पर पहले भी हिंदू ही इलेक्ट होते आए हैं, 1996 से अब तक यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी से ही लोग यहाँ पर इवन एमपी भी चुनकर आए हैं। लेकिन वहां पर इस बार जमाते इस्लामी ने एक हिंदू कैंडिडेट कृष्णा नंदी को उतारा है। ग्राउंड लेवल पर बड़े मजबूत पकड़ है और हिंदू वोट बैंक में नई एंट्री का सही चेहरा। इससे पहले वो सोच रहे थे कि कोई मिस्टर अबू यूसुफ हैं उनको टिकट देंगे, लेकिन उसको तुरंत बदल के कृष्णा नंदी को यहाँ पर टिकट दिया गया। अच्छा, कृष्णा नंदी कोई नया चेहरा नहीं है उनके लिए, वो 2003 से यानी कि 22 साल से जमाते इस्लामी के मेंबर हैं। उन्होंने 1000 टका देकर पार्टी की मेंबरशिप ली थी और वो डुमुरिया की वहाँ हिंदू कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। वो वैसे बिजनेस पर्सन्स हैं और जमात के मंचों पर काफ़ी सक्रिय हैं। और मुझे लगता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग फाइट होगा साहब, कि जमाते इस्लामी, जमात कह रहे हैं कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल चुके हैं, हम अब लिबरल हो चुके हैं, हमें पुरानी नज़र से मत देखिए, हमारा चश्मा भी नया है, सभी धर्मों के लोग सदस्य बन रहे हैं और यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को खास जगह दी जा रही है। और खुलना में अभी जमात का एक हिंदू सम्मेलन हुआ जिसमें भारी संख्या में लोग अटेंड करने के लिए आए। चलिए साहब, ये भी अच्छी बात है। लास्ट खबर है कि इजराइल के जो बजट है वो काफ़ी अप हो गया है। हालांकि उनको ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल ने अपने बजट के अंदर काफ़ी बढ़ोतरी की है। समझ में नहीं आया कि इस बढ़ोतरी की आखिरकार जरूरत क्या थी। 35 बिलियन डॉलर का बजट 2026 के लिए उन्होंने बनाया, 35 बिलियन डॉलर का है। और ये पहले से जो लास्ट ईयर के बजट थे उसके मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा है। पता नहीं क्या क्या और प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसके अलावा वो पीछे जो गज़ा के साथ जो वॉर हुई है, जो लेबनान के साथ वॉर हुई है, ईरान के साथ वॉर हुई है, तो उसमें भी इनका काफ़ी पैसा खर्च किया है। मुझे लगता है कि शायद इसीलिए हथियारों को भी और ज़्यादा पैदा करने के लिए उन्होंने ये अपने बजट में एक बहुत बड़ा इंक्रीज किया है। इजराइल जैसे छोटे कंट्री के लिए 35 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट, समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज।